आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अति विशिष्ट अतिथि श्री भगवान सिंह जी रोल साहब सर साहब, जो श्री क्षत्रिय युवक संघ के संरक्षक और पूर्व संघ प्रमुख भी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है और आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सिंह जी, 22 दिसंबर 1946, 75 साल हो गए हैं। इस संघ की प्रेरणा कहां से और कैसे मिली? ये एक 22 वर्षीय युवक हमारे लिए पूज्य तन सिंह जी जब लॉ की पढ़ाई करने के लिए नागपुर गए थे, वहाँ अपने मित्रों से जो राजस्थान में रहते थे उनसे संपर्क किया और इस प्रकार के संगठन की एक ज़रूरत है हमको, जो रोज़ाना अभ्यास किया जाए, जिसी से संस्कारों का निर्माण होगा। और आज देश आज़ाद हुआ नहीं है, होगा। उस समय में देश को संभालने वाले लोग कौन होंगे? इससे पूर्व बहुत पीढ़ियों तक, शताब्दियों तक क्षत्रियों ने शासन किया है, लेकिन क्षत्रिय लोग आज क्या इस योग्य हैं? तो उनको उत्तर मिला अपने आप से कि वो इस योग्य नहीं हैं, और इसीलिए उन्होंने क्षत्रिय युवक संघ नाम से युवकों में काम करने के लिए स्थापना की। जयपुर में ही स्थापना की थी 1946 को। पूज्य तन सिंह जी का आपने अभी जिक्र किया, जिन्होंने संघ की स्थापना की। आपका संपर्क इस संघ से कैसे हुआ? वो रतनगढ़ में एक सभा थी जिसमें आपने पहली बार शायद पूज्य तन सिंह जी से आपका परिचय हुआ था। दरअसल मैं रतनगढ़ में नहीं, चूरू में पढ़ता था, लोहिया कॉलेज में। उस समय वहाँ एक रतनगढ़ में शिविर लगा था क्षत्रिय युवक संघ का 3 दिन का, और तन सिंह जी का मैंने नाम सुना था, उनकी पुस्तक भी पढ़ी थी, कभी देखा नहीं था। और उस शिविर में जब वो हमको संबोधित करने के लिए खड़े हुए तो पहली बार देखा, मुझे ऐसा लगा कि जिस आदमी की मुझे खोज थी वो मुझे मिल गए हैं, और फिर हमेशा के लिए उनका हो गया। 1961 की बात है। 1961, और आज मतलब 6 दशक से ज़्यादा का समय हो चुका है। आप पूर्व संघ प्रमुख भी रहे हैं, एक कार्यकर्ता के तौर पर भी काम किया, और अब संरक्षक की भूमिका में हैं। आप अपनी इस पूरी लंबी यात्रा को किस तरीके से देखते हैं? मैं जो देखता हूँ वो दूसरा दृष्टिकोण है कि मैंने न तो कभी ऐसा सोचा था कि मैं क्षत्रिय युवक संघ नाम की संस्था से जुड़ूंगा, न ऐसा ही सोचा था कि मैं इसके संस्थापक पूज्य तन सिंह जी से कभी मिलूंगा। लेकिन जब जिस दिन मुझे ये अनुभव हुआ कि जिसकी मुझे खोज थी वो मुझे मिल गए हैं, तो वहीं से आरंभ हुई, और मुझे लगा कि ये सब भगवान की व्यवस्था है, और उसी ने मुझे यहाँ ला करके खड़ा है। और इसके बाद में जब उस शिविर के बाद में अनेकों शिविर किए, और मैं कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं, मैं उनके साथ ही रहा। और अभी 2024 में 25 जनवरी को पूज्य तन सिंह जी को जन्म हुए, उनको 100 वर्ष हो गए हैं, तो उनकी शताब्दी वर्ष हम पूरे साल में मना रहे हैं। और अब की बार जब वो हीरक जयंती मनाई गई तो लोगों का उत्साह देखा, तो दिल्ली के लोगों ने भी और दूसरे लोगों ने भी हमको कहा कि आप आकर के वहाँ जयपुर में कर रहे हैं, इसकी बजाय यहाँ दिल्ली में करें, तो राष्ट्रीय राजधानी है वो। और ये हम कर रहे हैं इस वर्ष 25 जनवरी को न करके, क्योंकि उन दिनों में गणतंत्र दिवस होता है, तो अगले संडे ने 28 तारीख को, तो उसका भी हम सोचते हैं कि लाभ ही मिलेगा। तो ये सारी व्यवस्था भी भगवान ने की। तो संघ के प्रमुख भी आप रहे, और आपने इस संघ के साथ जुड़े रहकर कई अन्य संघ प्रमुख भी आपने देखे हैं, उनके साथ में काम करने का आपको अवसर मिला है। कौन कौन से ऐसे रहे हैं जिनसे आप वैचारिक तौर पर ज्यादा प्रभावित रहे हो? प्रभावित तो क्षत्रिय संघ में आने के बाद में इधर उधर देखना ही नहीं था, तो सीधे उनके इस मार्ग पर ही चलना था। तो चाहे वो तन सिंह जी संघ प्रमुख रहे हों, चाहे आईवान सिंह जी रहे हों, इसके बाद में नारायण सिंह जी रहे हों, और मैंने तो बहुत बाद में काम संभाला जब ये सब न रहे,
तो दायित्व के रूप में स्वीकार। ये भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा गंभीर दायित्व भी मुझे निभाना पड़ेगा। अब जब दायित्व आदि आ जाता है तो आदमी जिम्मेदार बनता ही है, उत्तरदायी बनता ही है। मैं सोचता हूँ यदि मुझे कुछ मिला है या मैं कुछ दे सका हूँ तो वो ईश्वर की कृपा से ही सब मिला है। इतने अपने लंबे समय के बाद, इतने लंबे सफर के बाद में, यात्रा के बाद में हम देख रहे हैं कि संघ आज एक बहुत बड़े परिवार के तौर पर, बहुत बड़े संगठन के तौर पर आज काम कर रहा है। सब संघ के और कौन कौन से आनुषंगिक संगठन हैं और किस तरह से क्या काम करते हैं? क्षत्रिय युवक संघ के सबसे पहले जब 20-22 साल पहले ये प्रताप फाउंडेशन एक आनुषंगिक संस्था बनी थी, जिसमें ये था कि लोगों की डिमांड थी और लोग सारे इकट्ठे हुए कि चुनाव आने वाले हैं, हमको क्या करना चाहिए, बड़ी मीटिंग करनी चाहिए, किसके बैनर तले करना चाहिए। तो लोगों ने ही फैसला किया था, वो भी हमारा फैसला नहीं था, क्योंकि हम पार्टियों से जुड़े हुए हैं और आप निर्विवाद व्यक्ति हैं, इसलिए आप आगे रहेंगे तो हम आपके साथ में रहेंगे। इसके बहुत दिनों बाद एक संस्था बनी जो प्रताप युवा शक्ति नाम से। वो युवक लोग हैं जो इन काम को जो नहीं कर सकते थे, किसी न किसी धंधे में उलझ गए हैं और शहरों में ही रहते हैं, तो उनको एक काम दिया गया कि तुम लोग, एक तो ब्लड डोनेशन की बहुत ज़रूरत रहती है, तो ब्लड डोनेशन करके लोगों को जीवन को बचाने के लिए काम करो। और वो हमारे साथ मिल करके उन्होंने ये काम किया। फिर बना छात्र पुरुषार्थ संघ फाउंडेशन, और वो 3-4 साल से काम कर रहा है और उनका काम है कि समाज में आने वाली समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य से मिल करके, और वो चाहे किसी का राज हो, हम किसी के प्रो नहीं हैं, और उनके साथ बैठ करके काम करें तो लोगों की समस्याओं का समाधान हो सकता है। छात्र पुरुषार्थ फाउंडेशन पे तो वो उन्होंने मिलकर के कहा कि जो केंद्र में जो EWS की घोषणा की गई है, और यहाँ राजस्थान में यहाँ की सरकार कांग्रेस की थी, तो उन्होंने कुछ जो सीमाएं रख रखी थी, तो हम लोगों के पास में आमतौर पर ज़मीन में तो होती ही थी, वो ज़मीन का वो कर देने के कारण लाभ नहीं मिल पा रहा था। तो यहाँ अशोक जी ने, अपने मुख्यमंत्री ने, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। अब कोशिश कर रहे हैं कि वो केंद्र सरकार में भी जो लोग वंचित हैं, क्योंकि वो एक वर्ग बन गया, तो उन वर्ग को भी लाभ मिलना चाहिए, वो भी कोशिश कर रहे हैं। जो EWS आरक्षण है उसमें अभी भी कई तरह की विसंगतियां हैं, कई तरह के उसमें सवाल हैं जिनका सॉल्व करना बहुत जरूरी है। आप और संघ के विचार से क्या नजरिया है इसको लेकर के? हम ऐसा सोचते हैं कि ये कमज़ोर वर्ग है, तो कमज़ोर वर्ग को का उन्नयन ये सरकार का काम है, और वो किस प्रकार से करता है उसमें वो जब करते हैं तो कोई न कोई खामियां रह जाती, वो खामियां इसमें रही है। तो अब उसको निराकरण करने के लिए यहाँ भी कर रहे हैं, और केंद्र सरकार से भी वो मोदी जी हैं तो उनसे भी मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं। वैसे मैं वो चीफ मिनिस्टर तब मैं मिला हुआ था, लेकिन इसके बाद भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन राजनेताओं से मुलाकात हुई और उनकी से बातचीत चल रही है। मोदी जी से जब मिले थे तो उस वक्त का कोई वाकया, कोई घटना आप बता रहे? हमारे गुरु महाराज जो बनारस के पास में शक्तेशगढ़ है, वहाँ उनका आश्रम था, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि उन्होंने एक किताब लिखी, यथार्थ गीता, और उस यथार्थ गीता को तुम जगह जगह बांटो और लोगों को इसको लागू लाइब्रेरीज में रखें ताकि लोग पढ़ सकें। तो राजस्थान में सब जगह किया था। उन्होंने कहा तुम वहाँ मोदी जी के पास भी जाओ, तो वहाँ के मंत्री वगैरह मेरे परिचित थे, तो उनसे मिल करके मैं उनसे वो यथार्थ गीता भेंट भी की थी, अंग्रेजी में, हिंदी में और गुजराती में। यथार्थ गीता पर भी हम बात करेंगे। अभी रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, एक ब्रेक के बाद फिर लौटते हैं। राजनीतिक चेतना भी राजनीति में संघ की कोई भूमिका देखता है? लाभ मिलना चाहिए।
हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। राजनीतिक चेतना भी राजनीति में थे, संघ की कोई भूमिका देखता है? लाभ मिलना चाहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। खास मुलाकात में आज हमारे साथ अति विशिष्ट अतिथि हैं श्री भगवान सिंह जी रोल साहब। सर, क्षत्रिय युवक संघ एक बहुत बड़ा संगठन, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक मिसाल की तरह काम कर रहा है। हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि उनकी और गतिविधियों के बारे में आप हमें कुछ बताइए। मुख्य काम है युवकों में संस्कार निर्माण और चरित्र निर्माण, और ये ऐसा दुरूह काम है और ये शताब्दियों का काम है। इतना धैर्य चाहिए वो ये काम कर सकेंगे, और हम उसके लिए बिल्कुल वो आशान्वित भी हैं और निश्चित रूप से होगा। लेकिन हम जल्दबाजी में नहीं है कि हमारा ये उद्देश्य नहीं पूरा होना चाहिए, हमारी मांग पूरी हो। हम सरकार से कोई मांग नहीं कर रहे, न हम किसी के विरोध में, हम अन्याय के विरुद्ध में हैं, हम अत्याचार के विरुद्ध में हैं। और क्योंकि क्षत्रिय के शासन में ये सब होता नहीं था, न्याय होता था, सदाचार रहता था, और इस प्रकार का वातावरण बन सके, इस प्रकार का प्रयत्न करने में समय लगेगा। आपने संस्कार की जो बात कही, मैं एक चीज यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा। 22 दिसंबर 2021 जो हीरक जयंती समारोह हुआ था जयपुर में, और उसको देश विदेश पूरी दुनिया में बहुत बड़े पैमाने पर देखा गया था, वो एक तरह से एक मिसाल अपने आप में पीछे छोड़ के गया है। किस तरीके से अनुशासन के साथ में, पूरी व्यवस्थाओं के साथ में एक कार्यक्रम को एक बड़े पैमाने पर किस तरीके से किया जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम आप दिल्ली में भी करने जा रहे हैं। दिल्ली की जब मांग आई कि दिल्ली में किया जाना चाहिए, तो हम थोड़े से एक बार हक्के बक्के हो गए कि दिल्ली में हम करेंगे, हमारा इतना ज़्यादा परिचय है नहीं। तो हमारी टीमें गई, जाके देखो क्या संभावना है। तो वहाँ काम शुरू किया, दिल्ली मिलने का काम, और कई ऐसे कार्यक्रम हुए। तो जगह जगह पर जाकर मिल के आए। फिर इन लोगों ने कहा कि आप भी आओ। मैं जाके जगह भी देखी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है, वो पर्याप्त जगह है वहाँ। और हमको विश्वास इसलिए हुआ कि पहले भी हमने 2 बड़े फंक्शन किए हैं, 2 नहीं कई किए हैं, कभी पैसे की अड़चन आई नहीं, हो जाएगा। जब हम ये देखते हैं संस्कार और सामाजिक चेतना की जब बात करते हैं, तो साथ में एक राजनीतिक चेतना भी उतना ही महत्व रखती है। अगर केवल हम संघ की बात करें तो पूज्य तन सिंह जी भी राजनीति में रहे हैं, आईवान जी भी राजनीति में रहे हैं। अभी संघ की आप राजनीति में क्या भूमिका मानते हैं? संघ की क्या भूमिका होनी चाहिए, क्या भूमिका है? देखिए, तन सिंह जी राजनीति में थे और बहुत जल्दी आ गए थे। जब वहाँ वकालत कर रहे थे बाड़मेर में, उसी समय लोगों, उनकी कोई इच्छा नहीं थी। लोगों ने कहा कि आप खड़े हो जाओ, और पहला इलेक्शन था वो, तो लोगों की इच्छा पर खड़े हुए, जीत गए और वहाँ से बन गए। फिर दूसरी बार में एमएलए का भी लोगों ने आग्रह किया, और महाराजा हनुमत सिंह जी उस समय थे, तो उन लोगों ने उनका आग्रह पर बाड़मेर से टिकट लिया और जीत गए। फिर 77 में फिर जीत गए थे। तो राजनीतिक कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो सका हो ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि सब लोगों को साथ में लेकर के चलना है, तो सब लोगों की समस्याएं भी बहुत होती है। उन समस्याओं में जूझते जूझते आदमी थक जाता है, लेकिन हम लोग थके नहीं। आईवान सिंह जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन कराया था, तन सिंह जी भी साथ में थे, भूस्वामी आंदोलन। तो जब वो जागीरें रिज्यूम हुई, राजाओं का प्रभु पर्स बंद हुआ, तो उस समय उन लोगों ने, किसी ने नहीं किया, न जागीरदारों ने किया, न राजाओं ने किया। ये आईवान सिंह जी के नेतृत्व में हुआ, और उसका लाभ इतना ही मिल सका, बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिला।
कि ज़मीनें तो जा ही रही है और जाएगी ही, कोई भी राज आएगा ये रह नहीं सकेगी। तो वो ये कि उन्होंने कंपनसेशन दिया, लोगों को ज़मीनें दी कि तुम यहाँ आकर के ज़मीन कर सकते हो। समाज को लाभ तो बहुत हुआ उसका। और अब राजनीतिक चेतना तो फिर भी प्रश्न रह जाता है कि राजनीतिक चेतना लोगों में अपने अपने जो राजनीति आजकल की जो चल रही है, हमारा सहयोग सब लेना चाहते हैं। हम यदि चाहें कि 5 आदमी हमारे भी खड़ा चाहे तो कोई नहीं चाहता। तो उस सब के बीच में क्या हम ये मान सकते हैं, या आप हमें बताइए कि संघ का कोई किसी राजनीतिक दल के सापेक्ष है क्या संघ? बिल्कुल नहीं है। तन सिंह जी कृपात्री जी के शिष्य बने, नाम सुना होगा आपने। और कृपात्री जी की रामराज्य परिषद नाम से संस्था थी, उसी से उन्होंने जब तक चुनाव लड़े 3-4, वो उसी से लड़े थे। राजनीति हम किसी के प्रो नहीं है जी, न हम राजनीति से किसी दल के मेंबर है, बल्कि हमने सख्त कर रखा है कि यदि हम में से कोई व्यक्ति राजनीति में जाना चाहता है तो राजनीति में तो सभी रहते हैं, हम भी वोट देते हैं, राजनीति है। लेकिन यदि कहीं किसी भी खड़ा होना चाहता है और किसी पार्टी से खड़ा होना चाहता है तो पहले संघ के दायित्व से मुक्ति दीजिए, उनको त्याग पत्र दीजिए। तो उस सब से हम लड़ेंगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे जो हम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा मूल उद्देश्य है वो हम चूक जाएंगे, इसलिए वो हम किसी की प्रो नहीं है। तो फिर आने वाले जो विधानसभा चुनाव है उसमें हम संघ की कोई भूमिका देख पाएंगे? निश्चित रूप से। हमारा जो हेतु है वो बहुत, जो प्रताप फाउंडेशन बना था उस समय बिल्कुल निश्चित कर दिया था कि यदि हम चाहते हैं कि हम राजनीति में आए तो 2-4 बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा। वो ये कि अपना आदमी जहाँ कहीं को खड़ा हो रहा हो तो दूसरे आदमी को उसका समर्थन करना चाहिए, वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे शुरू से ही रहा। और एक ही दोनों पार्टियों के यदि राजपूत ही खड़ा हो गया है तो उस हालत में हम उनके विवेक पर छोड़ते, वहाँ उस झंझट में नहीं पड़ते। तो ऐसे कई वर्षों से देख रहे हैं, हम ऐसे चुनाव होते हैं उनमें देखते हैं। तो अब भी जो चुनाव आ रहे हैं, जो भी कॉन्टेक्ट करेंगे और हम जिनको ठीक कर रहे हैं, ठीक समझते हैं, उनकी तो हम मदद करेंगे ही करेंगे, वो चाहे कोई भी पार्टी का हो और कोई दूसरी पार्टी का भी। इनमें से कोई भी व्यक्ति है वो जो चुनाव में हमारी मदद चाहेगा तो निश्चित रूप से करेंगे। खास मुलाकात में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं। राजनीतिक चेतना भी राजनीति में संघ की कोई भूमिका देखता है? लाभ मिलना चाहिए। स्वागत है खास मुलाकात में। सर, संघ संस्कार के साथ में, सामाजिक चेतना के साथ में राजनीतिक चेतना की भी बात करता है। हम संघ के शिविर की जो गतिविधियां हैं उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। पहला इकाई है हमारा शाखा, जो रोजाना 1 घंटा नियमित रूप से, निरंतर रूप से, वो सैकड़ों जगह पर शाखाएं लग रही है। यहाँ लग रही है, गुजरात में लग रही है, देश के अन्य भागों में लग रही है, अब तो विदेशों में भी लगने लग गई है। वो इकाई है। और इसके बाद में है शिविर, वो ट्रेनिंग शिविर कैंप है, वो 4 दिन के, 7 दिन के और 11 दिन के, कई बार 14 दिन के ये शिविर लगते हैं। ये बालकों में ही था पहले, लेकिन 1993 में एक सभा में मैं बोल रहा था तो कुछ महिलाएं आ गई थी। उन लोगों ने कहा कि आप लोग अधूरा काम कर रहे हैं, आप संस्कार का निर्माण है माँ के बिना नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो आप माताओं के बारे में क्या सोचते हैं? तो आप लोग तैयार हो तो वो काम हम करेंगे। और वहाँ फिर महिलाओं के शाखाएं भी शुरू हुई, शिविर भी शुरू हुए, और उनके भी ऐसे ही लगते हैं, 4 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के, और इसके साथ साथ संपर्क यात्राएं भी चलती रहती है। तो लोक शिक्षण और लोक संग्रह ये दोनों साथ चलते हैं। किसी भी संगठन को चलाने के लिए जो उसका एक आर्थिक पहलू है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो संघ के संदर्भ में इस पर थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कैसे सहयोग मिलता है, आर्थिक जो इसका पहलू होता है वो कैसा होता है? ये तो प्रारंभ से ही इस प्रकार की ट्रेनिंग रही और परंपरा बन गई कि मिनिमम आवश्यकताओं में रहना सीख ले।
तो वही आदमी इसमें निभ सकेगा। शिविर में जाते हैं तो भाड़ा अपना खुद देते हैं, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, अपने बिस्तर साथ में लेके जाते हैं, अपनी थाली लोटा साथ में लेके जाते हैं, भोजन की व्यवस्था है समाज के लोग करते हैं, तो वो उससे आर्थिक पहलू हमारी कभी अड़चन आया ही नहीं, आर्थिक पहलू। और इसीलिए क्षत्रिय युवक संघ में कोई रसीद बुक भी नहीं है। लेकिन अभी 2-3 साल से ये जो बना है छात्र प्रसाद फाउंडेशन, इसके तहत बहुत विचार हुआ इसका, और फिर उनके नीचे एक और संगठन बना, क्षत्रिय इकोनॉमिक फोरम। उसमें फिर व्यवसायियों को बुलाया, तो भाई कहाँ कहाँ है, वो संघ के हैं नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पूरे देश में ऐसे लोगों की खोज की गई। तो अभी उसमें तो अभी ताज़ा ही बात है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो आर्थिक पहलू पर विचार करने के लिए है। रोल साहब, आप आचार विचार से, अपने व्यवहार से संस्कार की बात करते हैं, और आप एक सामाजिक संत के तौर पर एक आप ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं। सबको कितना मौजूदा वक्त से रिलेवेंट पाते हैं? अध्यात्म नाम की चीज़ पहले भी थी। पूज्य तन सिंह जी एक आध्यात्मिक पुरुष भी थे, राजनीतिक पुरुष भी थे, कवि भी थे, साहित्यकार भी, उनमें सारी क्षमताएं थी। इतनी सब में ऐसे होती नहीं है, लेकिन हम उसको फॉलो नहीं कर पाए। 2006 में मुझे अंदर एक इस प्रकार से प्रेरणा हुई, कैसे हुई मुझे कोई पता नहीं, जैसे कोई भूख है, कुछ पाना शेष रह गया है, तो बैठा बैठा रोता था, विकलता आती थी, क्या जाऊँ, किसके पास जाऊँ, जो मेरे सिर पर हाथ रख सके। और फिर जाकर के मैं बनारस गया तो स्वामी अग्रगानंद जी महाराज ने मुझे स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि सेवा ही आध्यात्म का पहला केंद्र है। तो महाराज मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। तो मैं आपकी आज्ञा का क्या पालन कर सकता हूँ कि यथार्थ गीता है, ये जन जन में पहुँचा तो लाखों लोगों में पहुँचाई, अभी भी चालू है। तो वो ये अध्यात्म का विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। यथार्थ गीता पहुंचाने की आपने बात बताई अभी, मतलब ये क्या अभियान है, उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो जिसने लिखी है वो जाने, लेकिन मैं केवल जो मुझे एक संदेश दिया गया या आज्ञा दी गई, तो गुरु की सेवा क्या बताई कि भाई तुम इसका प्रचार करो। महाराज कोई पढ़ते नहीं है इसको, तो कह नहीं पढ़े तो भी कोई न कोई आएगा पढ़ेगा, अब नहीं आएगा बाद में आएगा पढ़ेगा, तुम तो बांटो और लोगों को कहो। और इसके बारे में तुम लोगों के पास जाओगे तो तुम मीटिंग भी करोगे, वहाँ कुछ दाना लोगों का खाओगे, तो तुम्हारा फर्ज बन जाता है कि तुम ढंग का रास्ता लोगों को बताओ। एक ही है कि ईश्वर एक है, वो 1 से 1.5 कभी हुआ नहीं, बस उसी का, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबके लिए संदेश है यथार्थ गीता में। अब मैं कोई एक ही जाति में नहीं, अब दूसरी जातियों में भी जाता हूँ, मुझे बुलाते हैं और वो संतुष्ट भी होते हैं कि ये भी हमको आज तक किसी ने बताया नहीं। तो तन सिंह जी ने एक पंक्ति लिखी है, खुद को न बनाया तो निज को न बनाया तो जग रंच नहीं बनता। जग को बदलने की ख्वाहिश सभी करते हैं, लेकिन जग बदलने से नहीं होगा, अपने आप को बदलो और फिर बदल जाएगा। तो जो ये सोचता है कि मेरे किस काम से कितना लोगों पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए अपने प्रभाव से ही ये परिवर्तन लाया जा सकता है। ये तो आध्यात्मिक की बात हुई। आज का जो समय है उसमें राजनीतिक चेतना जो है वो सामाजिक चेतना से हम उनको अलग करके नहीं देख सकते। तो राजपूत समाज या पूरे एक बड़े समाज के तौर पर अगर हम बात करें, तो उस पूरे समाज के प्रतिनिधि होने के नाते आप राजनीतिक दलों के लिए क्या संदेश आपके पास में है? राजनीतिक दल किसी का संदेश मानते नहीं है, वो तो उनका संगठन है या उनकी पार्टी है, वो भी उनके लिए मुख्य नहीं है। देश की बात तो छोड़िए, वो तो केवल अपने लिए करते हैं, और वो उनकी कामना पूर्ति नहीं होता तो उसको छोड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगाते, तुरंत ही छोड़ देते हैं। लेकिन हम तो समाज को नहीं छोड़ सकते, समाज को नहीं छोड़ सकते। हम तो कहते हैं कि तन सिंह जी ने 3 चीज़ें बताई कि एक तो व्यष्टि है, व्यष्टि का मतलब व्यक्ति, और दूसरी है समष्टि, समष्टि का मतलब संसार, तीसरा है परमेष्टि। ये एक मार्ग बताया, अपना उत्थान करते हुए, अपना विकास करते हुए समाज के कार्य में लग जाओ।
और समाज का कार्य करते परमेश्वर अपने आप संभाल लेगा हमको। व्यष्टि से समष्टि, हमारे यहाँ पधारने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए रोल साहब साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी बहुत खुशी हुई यार। तो खास मुलाकात में आज बस इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। राजनीतिक चेतना भी राजनीति में संतुलन देखता